हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। उसका नाम है सेट्स। तो आज हम जानेंगे सेट्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं सेट्स क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सेट के। ठीक है, तो सेट होता क्या है मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिससे आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे, उसे ही मैं यहाँ पे बताऊँगा। बाकी आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा नेट पे। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उसमें ड्राइव में अपलोड करके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक की, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा वैसा भी ऑब्जेक्ट नहीं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता कि इसे सिर्फ मैं मानूंगा, आप मानोगे, थर्ड या फिफ्थ पर्सन हमारा आकर के कोई कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो ये जो है वो होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब सेट एक कलेक्शन है, मतलब एक सेट कलेक्शन है जिसमें हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट रखते हैं। वेल डिफाइंड जो कि हर कोई माने। कैसे? एग्जांपल्स क्या हैं इसके? एग्जांपल्स आपके ये हो जाएंगे कि आपके जैसे ये हो गए मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, क्या मंथ्स इन अ ईयर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर आपका आता है दिसंबर। तो ये जो है कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। इसे हर कोई मानेगा कि हाँ 12 महीने होते हैं और यही मंथ्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मना कर देगा। तो ये एक सेट बन गया। अब इसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है, एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म को किस तरीके से लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरीके से लिखते हैं? तो अगर हम देखें तो रोस्टर फॉर्म में हम पूरा उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, और हाँ, हम सेट को किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ABC अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से दिखाते हैं इसको, कुछ भी लेकर के ABC, लेकिन कैपिटल लेटर में। तो जैसे मान लो सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर, या फिर मैं कह दूँ सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। तो एक सेट है A=5 नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट से हम इसको बंद करते हैं और ओपन करते हैं इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा रोस्टर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है ना, हम सेट बना के लिखते हैं, मतलब उसको डिस्क्राइब करके लिखते हैं। कि उसको ये नहीं लिखते कि उसको इलेबोरेट नहीं करते, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, एक स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा। रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो यही बनेगा। उसको किस तरीके से लिखते हैं? तो एक सेट है A,
उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होगा, ए एक सेट है जिसमें क्या है, एक्स है एलिमेंट सच दैट, तो कॉलन लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या एक्स नेचुरल नंबर है, जहाँ पे एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, ये मेंशन कर दिया तो हो गया। एक्स क्या हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 5 के बराबर और 5 से छोटा है। तो जैसा कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे हमें रुक जाना है, क्यों रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है वो रीच हो चुकी है हमारी, 5 और 5 से छोटा इक्वल टू 5 है, इसलिए हम 5 भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा सेट बिल्डर हो गया। इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, सेट को बिल्ड करके लिख रहे हैं कि किस तरीके से उसको उसका जो है रोस्टर फॉर्म इलेबरेट होगा। इससे हम इस फॉर्म में भी जा सकते हैं, इससे हम इस फॉर्म में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने के दोनों अलग अलग इसके तरीके हैं। अब क्या है, अब ये तो हमने देख लिया सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सेट रिप्रेजेंटेशन के तरीके दे रखे हैं। एक तो पहले ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। द रिवर ऑफ इंडिया, क्या पहले तो ये बताओ कि क्या ये जो है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये सेट है या नहीं है। तो सेट होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी हर कोई माने। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कह रखा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो कि क्या है 1 3 5 7 9, बिल्कुल सही बात है। 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, और ये हर कोई मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा, क्योंकि यही होता है, ट्रूथ है ये, ठीक है। अब बात करें द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की नदियाँ, ये क्या है, इसका भी हम सेट बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखो क्या है कि भारत की नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में जो नदियाँ हैं वो तो भारत की नदियाँ हैं, उसे तो हम भारत की कहेंगे ना। भारत में जितनी भी नदियाँ होंगी उसको हम भारत की नदियाँ कहेंगे। अब हाँ, बॉर्डर पर जो है नदियाँ, या फिर साइड से निकलती हुई नदियाँ हैं, या फिर किसी अदर कंट्रीज से आती हुई नदियाँ हैं, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। जो कम्प्लीटली भारत के अंदर हैं उसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है, जो बॉर्डर से भी क्रॉस कर रही हो या फिर 2 देशों से मिला हो, ठीक है, क्या हम उसे भारत का कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो अब कुछ लोग क्या कहेंगे, उसे भारत का कहेंगे, कुछ लोग उसे भारत का नहीं कहेंगे। तो ये जो सेकंड है हम उसे सेट मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ गई है, तो उस कंट्रोवर्सी के चलते हम उसको नहीं मानेंगे सेट, ठीक है। तो यानी सेकंड वाला सेट नहीं होगा हमारा, फर्स्ट वाला सेट होगा। अब थर्ड की बात करें, द वोवल्स इन द अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यही 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हर कोई मानेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स, बिल्कुल ये भी सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स वो तो अलग अलग तरह के होंगे। तब जैसे कि अलग अलग ट्रायंगल्स का क्या मतलब हुआ, एक ट्रायंगल हो गया हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, और मतलब जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं सब अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। अब उनको अगर हम एक सेट बना के रख दें उसमें, तो क्या वो सेट होगा, हाँ बिल्कुल होगा सेट, क्योंकि ये अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, इसको हर कोई मानेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये दो ट्रायंगल हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कोई आके कह देगा हाँ भैया ये और ये दोनों सेम हैं। अब सेम है ही नहीं, तो अब सेम ज़बरदस्ती कहने से थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी, तो किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी तो होगी नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ट्रायंगल जो है अलग अलग दिखेंगे, ऐसा तो है नहीं सेम दिखेगा। तो इसका भी एक सेट होगा, तो ये भी क्या होगा हमारा सेट होगा। अब इस 5th नंबर की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2 3 5 7, तो ये जो 210 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
पहले तो ये देख समझ लो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या फिर एक से डिवाइड होते हैं। एक से तो हर खैर सारे नंबर डिवाइड होते हैं, उसके बाद अगर ये जो है डिवाइड हो किससे, वो डिवाइड हो उससे खुद के नंबर से, तब वो प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये खुद से डिवाइड हो सकते हैं और एक से डिवाइड हो सकते हैं। अब आप बात करें प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो 210 का हम फैक्टर निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये इसी के प्राइम फैक्टर है या नहीं। अगर हुए तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ ये सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 210 के। इसको आपको चेक करना होगा, ये आप अलग से भी कर सकते हो। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल मानेगा, हर कोई मानेगा। अगर आ गया तो अब मैथ तो अलग अलग होगा नहीं किसी के लिए, ठीक है। किसी को कैलकुलेशन ही नहीं करनी आती होगी तो उसके लिए आंसर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जिसे कैलकुलेशन करनी आती होगी तो सबका आंसर सेम आएगा। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 2 and 3। अगर मान लो इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन निकालें हम, वो आता है 2 और 3, तो बिल्कुल ट्रू है भैया, ये ट्रू है आपका। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालने जाएं तो वो 2 और 3 आएगा। अगर 2 और 3 पुट करके देखें इसमें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, +6। अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और 3 को रख के देखें तो 3 को भी सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। अब तो ये यहाँ पे जो है सबको बात माननी पड़ेगी, ये बात जो है सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ट्रू है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, इसमें वैल्यू पुट करके आप देख भी सकते हो, तो जिससे कि सबको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये इसी से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है आसानी से देख सकते हो। अब हम बात करेंगे, अब हम देख लेते हैं इसको आगे। अब हम अपना अगला स्लाइड देखते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में हमने ये देख लिया कि सेट क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं, और जो स्टेटमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट कहलाती हैं, कौन कौन सी सेट नहीं कहलाती। तो अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन हुआ तभी वो सेट कहलाएंगे। वेल का मतलब हर कोई एक्सेप्ट टू ऑल, ठीक है, एक्सेप्ट टू ऑल, हर कोई एक्सेप्ट करे। ये नहीं कि किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अगर मैं ये कह दूं कि अपनी क्लास के 10 इंटेलिजेंट बच्चों का जो है सेट बनाओ, तो वो सेट बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को वो इंटेलिजेंट मान रहा है, तो तीसरा जो बच्चा है वो उसको इंटेलिजेंट क्या पता नहीं मान रहा हो, ठीक है। तो इंटेलिजेंट एक है कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो जो भी कंट्रोवर्सी में आ जाएगी उसको हम सेट के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो जो है उसमें हम बात करी हुई है अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेशन की, नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन की। तो जो स्मॉल n होता है वो होता है ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए दिखाता है। स्मॉल n हमारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो कैपिटल Z है वो बताता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स। ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाता है ये, ठीक है, नेचुरल नंबर। और अब बात करें कि इसकी सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जैसे -8, -2, 3, 4, 0, 9, 11, मतलब जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब जो है क्या है, इंटीजर्स नंबर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर आते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो ये जेड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। अगर जेड के ऊपर पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर जेड के ऊपर सिर्फ नेगेटिव लगा है तो वो नेगेटिव इंटीजर है। अब हम बात करते हैं इसकी क्यू की बात करते हैं। तो क्यू क्या है? क्यू हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यू क्या है? क्यू इज़ अ रेशनल नंबर, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 0 ना हो, q की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। एवरी नंबर कैन बी रिटन बाय p/q, ठीक है, बट सम नंबर्स कैन नॉट बी रिटन बाय इन द फॉर्म ऑफ p/q।
क्यू। अब यहाँ पे जो पी बाई क्यू का कंसेप्ट होता है ना, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है। इससे जो है 10th में भी बात किया हुआ है। पी बाई क्यू एक्चुअल में ये दिखाता है कि यहाँ पे ऊपर और नीचे है, किसी प्रकार का कोई भी कॉमन नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई कॉमन नहीं हुआ तब उसे हम पी बाई क्यू का फॉर्म लिखेंगे। अगर हम बात करें जैसे कि 4/6 की, तो ये जो है ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर हम इसे काट के लिखें 2/3, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अल्टीमेटली इसको हम एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इसकी आर क्या है, रेड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 1/2। ठीक है, मतलब इसमें जो है रियल नंबर में ऊपर के सारे नंबर्स आ जाते हैं ये सेट। ठीक है, अब जेड पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव इंटीजर मैंने जैसे बता दिया था, जेड के ऊपर नेगेटिव तो नेगेटिव इंटीजर। अब क्यू के ऊपर पॉजिटिव हो तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, आर के ऊपर पॉजिटिव हो तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर आपको जो ये रिप्रेजेंटेशन गिवन है उसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया जाता है तो वो पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये सेट सबके आगे लिखा हुआ है। इस सेट का क्या मतलब है, सेट का मतलब है कलेक्शन है, इन सारे नंबर्स का कलेक्शन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे हमने जो बात करी थी, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। 2 मेथड है, एक रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं हम उसे, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यानी उसको पूरी तरीके से हम उसको दिखा देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म सेट बना करके उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो रोस्टर फॉर्म जो है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर द सेट लिस्टेड। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे आपको लिस्ट करने होंगे, आपको बताना होगा कि क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बता रखा है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज immaterial, thus the above can be also represented at 1 to 3। अब ये जो रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म में है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सीक्वेंस में लिखना है नंबर। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, और आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दूसरी तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि उसको आप लिख दें 2 1 3। ठीक है, 2 1 और 3 इस तरीके से आप लिख दें। यानी ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं है, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे तो 3 1 2 इस तरीके से भी करके लिख सकते हो आप, मतलब ऑर्डर से मैटर नहीं करता, ये सेट सेम रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और सेट के बारे में बता दूं, सेट में कभी भी है ना एलिमेंट जो है ना रिपीट नहीं होगा, एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जो इसके अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो वो एलिमेंट जो है वो क्या है, वो रिपीट नहीं होगा। अब क्या हो, जैसे कि अगर मेरा एक कोई सेट है, मैं एक एग्जांपल नीचे लेकर के बताता हूँ। ठीक है, ये जैसे ये यहाँ पे गिवन है स्कूल का एग्जांपल। ठीक है, अब स्कूल का मेरे को क्या बनाना है, स्कूल के हर एक लेटर का मुझे क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, मैं इस तरीके से बनाऊंगा SCHO, और फिर मैं क्या करूँगा, एक बार और लिखूँगा, लेकिन नहीं, मुझे दोबारा ओ नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार ओ लिख चुका हूँ। ठीक है, फिर L, तो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। अब बात करते हैं कि हम अगर ऐसे लिख दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द लिस्ट एलिमेंट हैज़ नो रिलेवेंस, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, लेकिन जस्ट आपका जो एलिमेंट है वो करेक्ट लिखा होना चाहिए, और आप उसको कहाँ प्लेस कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब सेट बिल्डर में जैसे कि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया हुआ है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, स्टेट करके।
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या रखा है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। इसका सॉल्यूशन हमारा आता है 1, -2। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें पता है हम किस तरीके से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं उसको इलेबोरेट करके, पूरा जितना भी आंसर आता है हम उस सारे आंसर को लिखते हैं उसके अंदर, या फिर जितना भी उस सेट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और -2 आया तो उसको हमने 1 और -2 करके ऐसे लिख दिया। अब सेट को मैंने बताया था कि कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिखते ही हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए ए मैंने बना दिया इस तरीके से, उसके बाद एक ब्रैकेट बना दिया कर ली, और उसके बाद 1, 2 उसके अंदर प्लेस कर दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमारा एक सेट बन गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कौन सी फॉर्म दे रखी है। ठीक है, और हमें बनाना किसमें है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में यानी एलेबोरेट करके लिखना है हमें। तो राइट द सेट, ये हमें एक सेट लिखना है। एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड वो पॉजिटिव इंटीजर किस तरीके से, वो इस तरीके से कि उसका x² जो है ना 40 से कम है। अब मैं बात करूं कि अगर 1 पुट करता हूं मैं x की जगह, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सेट के अंदर आ गया। मेरा जो सेट है उसके अंदर, ठीक है, मैं एक बार इसको इस तरीके से कर देता हूँ थोड़ा सा। अब जो है मैं इसको मैं एक सेट बना देता हूँ ए। अब इस सेट में मुझे क्या करना है, इसको लिखना है। इसको किस तरीके से लिखना है, x² वाली टर्म लिखनी है जो कि 40 से कम होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, बिल्कुल 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 पुट करा, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि 40 से कम है और पॉजिटिव इंटीजर है। अब 3 पुट करा, 3 3 जा 9, 9 भी ठीक है आ जाएगा। 4 पुट करा तो 16 आ जाएगा। 5 पुट करा 25 आ जाएगा। 6 पुट करा 36 आ जाएगा। 7 पुट करा 49 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 49 एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन 40 ही लिखना है। तो हमारा जो सेट है यहीं तक ही बनेगा। हम जाने को तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग, वो हमारा यहीं पे ही एंड होता है। ठीक है, तो हमारा जो सेट के अंदर आएगा वो 36 तक आएगा क्योंकि 40 से लेस है। अब यहाँ से अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है हमें। ये एग्जांपल्स हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे।